बात अब करेंगे उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल जहां पर बात होती है ममता बनर्जी की, वो जगह जहां पर मां माटी मानुष का नारा ममता बनर्जी ने गढ़ा। क्या अब यहां की 42 सीटों पर ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर मिल रही है? क्योंकि जब बात पश्चिम बंगाल की होती है 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे को आप देखते हैं तो ये समझ पाते हैं कि बीजेपी धीरे धीरे यहां पर अपना वोट शेयर बढ़ाती जा रही है। बीजेपी बंगाल के लोगों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है। बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ममता बनर्जी की पार्टी को कड़ी टक्कर दी थी, 18 सीटें जीती, लेकिन ममता ने असेंबली इलेक्शन में फाइट बैक किया और जबरदस्त जीत हासिल की। ऐसे में अगर बीजेपी को अपने 400 प्लस के टारगेट को अचीव करना है तो बंगाल में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाना होगा। आप बंगाल की जब बात करते हैं तो संदेश खाली को आप कैसे भूल सकते हैं? संदेश खाली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिससे ममता बनर्जी की छवि को एक बड़ा डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई है। ममता बनर्जी और साथ ही साथ शाहजहां शेख, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है। इसमें कृष्णानगर सीट की भी हम बात कर ले, बहुत सारी चर्चा का स्कोप है। पश्चिम बंगाल एक अकेले अगर राज्य की हम बात करें, यहाँ पे सीएए को भी नोटिफाई करने का फायदा क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है या नहीं, कितना असर इसका दिखाई देगा, हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर ओपिनियन पोल क्या कहता है? नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों का ओपिनियन पोल इस वक्त आपके सामने। बीजेपी 8 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ बंगाल की 8 सीट जहां पर बीजेपी 6 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के पास 2 सीट, कांग्रेस और लेफ्ट का फूफड़ा साफ दिखाई दे रहा है। ये टैली इस वक्त आपके सामने है। इसमें कुछ बिहार सीट की बात करें, बीजेपी के निशित प्रामाणिक आगे दिखाई दे रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के जगदीश चंद्र वर्मा बसुनिया पीछे दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के नेता निशित प्रामाणिक जो कि राजवंशी समुदाय से आते हैं, एक बार फिर से उनके ऊपर भरोसा जताया गया है। लीड बीजेपी यहां पर बनाते हुए दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग सीट की अगर बात कर लें, बीजेपी के राजू बिष्ट आगे चल रहे हैं और तृणमूल के गोपाल लामा यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। दार्जिलिंग नॉर्थ बंगाल की चूंकि प्रतिनिधि सीट है, इसलिए यहाँ पर जो इक्वेशन, अगर समाज के इक्वेशन की बात करें, कम्युनिटी की बात करें तो 17% दलित, 20% आदिवासी और 15% मुस्लिम वोटर है। पहले जरा हम ऑल टुगेदर नॉर्थ बंगाल की बात कर लेते हैं, फिर बाकी और सीट्स पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। नॉर्थ बंगाल की 8 सीट, यहाँ पर बीजेपी विजय जी 6 सीट जीत रही है। नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक सा दबदबा भी है और एक हिस्सेदारी भी वहाँ पर है। जातीय समीकरणों के हिसाब से भी, रिलीजियस उसको भी देखें। जैसे दार्जिलिंग सीट का जिक्र करें तो दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जीत रही है। जसवंत सिंह जैसे लोग भी जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते थे वो वहाँ जाकर जीत रहे हैं। सरदार जी भी वहाँ पर लगातार जीतते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरे ख्याल से बहुत कोई नुकसान वाली जगह वहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। निशित प्रामाणिक के लिए भी कोई मुझे लग रहा नहीं है कि कोई नुकसान हो सकता है। वहाँ पर निशित अच्छे से वहाँ पर सीट को जीत सकते हैं। कुछ बिहार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नॉर्थ बंगाल में कोई इतना बड़ा मुश्किल वाला इलाका मुझे नहीं दिखाई देता है। मैं एक बार और सारी सीटों की बात कर लेती हूँ, उसके लिए थोड़ा सा हमें नीचे आना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें कूच बिहार सीट की हमने बात की, दार्जिलिंग सीट की बात की, और जैसा कि विजय जी भी कह रहे हैं कि नॉर्थ बंगाल एक ऐसा इलाका जहां पे बहुत ज्यादा समस्या है नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मालदा उत्तर सीट की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से खगेन मुर्मू यहां से उम्मीदवार हैं और तृणमूल से प्रसून बैनर्जी उम्मीदवार हैं। यहाँ पर बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। मुस्लिम डोमिनेंट सीट है मालदा, चूंकि आप जानते हैं, और इसलिए 2009 और 2014 जब यहाँ पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, कांग्रेस तो हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल से कैसे धीरे धीरे ओमिट होती जा रही है, टीएमसी का कैसे दबदबा बढ़ता जा रहा है, ये 2 चेहरे जो इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं। खगेन मुर्मू वर्सेस प्रसून बैनर्जी, यहाँ की जो लड़ाई है इसमें तृणमूल से प्रसून बैनर्जी आगे दिखाई दे रहे हैं, उन्हें लीड मिलती दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरीके से मालदा अगर दक्षिण की बात करें, एक और वीआईपी सीट की बात करें जहां से बीजेपी की श्री रूपा मित्रा चौधरी चुनाव लड़ रही हैं और तृणमूल से शहनवाज अली रहमान यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगेन क्योंकि मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, यहां से शहनवाज अली रहमान आगे दिखाई दे रहे हैं। 2019 में यहां पर कांग्रेस ने चुनाव जीता,
आज के परिसीमन के बाद चूंकि ये संसदीय सीट बनी, मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी, इस बार टीएमसी के शहनवाज को यहां से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण पूर्व बंगाल की 12 सीटों की अब बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व बंगाल की 12 सीटों की बात करते हैं। यहां पर इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये आंकड़े आपके सामने रखते हैं। इस बार 400 पार का आंकड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी को हासिल करना है तो अपना जो स्ट्राइक रेट है वो और बेहतर करना होगा। पिछली बार 18 सीटें जीती थी, इस बार और बेहतर परफॉर्म करना होगा। और ये कैसे होगा, क्षेत्रवार हम बात करें, दक्षिण पूर्व बंगाल की 12 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पीछे दिखाई दे रही है। तृणमूल के पास 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है तो बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुल रहा है, 1 सीट कांग्रेस के पास दिखाई दे रही है। इसमें कृष्णानगर सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कृष्णानगर सीट जहां से तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही, और बीजेपी से राजमाता अमृता राय वो आगे दिखाई दे रही हैं। हम सबसे पहले कृष्णानगर सीट की बात करें। बशीरहाट चूंकि इस वक्त एक और वीआईपी सीट आपके सामने, जहां से रेखा पात्रा बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ रही हैं और तृणमूल से हाजी नूरुल इस्लाम चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर भी टीएमसी को एक्स्ट्रा एज दिखाई दे रही है, टीएमसी के नेता आगे दिखाई दे रहे हैं। बशीरहाट यानी संदेश खाली की, जी बिल्कुल मैं उसी पर आ रही थी। बशीरहाट यानी संदेश खाली की वो सीट जहां से बीजेपी ने 2024 का सबसे बड़ा एक कहें कि मुद्दा खड़ा किया कि कैसे मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी दरअसल महिलाओं के ही विरोध में आकर खड़ी हो गई हैं। संदेश खाली की महिलाएं चीख चीख कर शाहजहां शेख के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही, लेकिन उसके ऊपर पार्टी ने एक्शन नहीं लिया। और एक्शन कब जाकर लिया, जब वो पुलिस की हिरासत में आ गया, तब कहीं जाकर उसे पार्टी ने किनारा किया, उसके बारे में पार्टी ने बोलना बंद किया। अब यहाँ से ये सीट, पहले एक बार इस सीट चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं का मुद्दा, आरती जी क्या लगता है एक बड़ा सेटबैक ममता बनर्जी के लिए साबित हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, महिलाओं का जो मुद्दा है वो ममता बनर्जी खुद इनफैक्ट उसी कार्ड को खेल खेल के वो सत्ता में आई। वो उन्होंने हर इलेक्शन में महिलाओं का मुद्दा और अपने आप को एक विक्टिम की तरह दिखाया और उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है, क्योंकि बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे महिलाओं का सम्मान एक आप रिलीजन के संदर्भ में देखें, कल्चर के संदर्भ में देखें तो महिलाओं का जो शक्ति का जो काली का रूप है, दुर्गा का जो रूप है, वो बहुत प्रिवलेंट है वेस्ट बंगाल में। और अगर ये जो संदेश खाली में जो हुआ उसका एक जो प्रोजेक्शन जिस तरह किया प्रधानमंत्री जी ने भी किया और वहाँ की महिलाओं ने भी किया, मुझे लगता है बीजेपी को उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। ममता बनर्जी के पास कई सारे इनफैक्ट हर इलेक्शन में जब भी उन्होंने ऐसा कोई वुमन कार्ड खेला तो उससे उनको फ़ायदा ज़रूर हुआ, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा इस इशू पे बैक फुट पे ज़रूर है और रहेंगी, क्योंकि संदेश खाली की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। दूसरा मुझे लगता है कि लेकिन हमें ममता बनर्जी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग वुमन लीडर है और वो किसी ना किसी तरीके से वो वुमन वाला जो इशू है, महुआ मोइत्रा को विक्टिम दिखाना, ये दिखाना कि महुआ मोइत्रा के साथ गलत हुआ और जिस तरह की उन्होंने वापस में चैलेंज भी एक्सेप्ट किया कि वो दोबारा सांसद में आएंगी, तो मुझे लगता है वो कोई ना कोई वुमन कार्ड लेकर आएंगी, जिसकी वजह से कहीं ना हो सकता है कि बीजेपी का जो संदेश खाली वाला जो कार्ड है वो न्यूट्रलाइज। एग्जैक्टली, बशीरहाट में भले ही ना चले क्योंकि एक वो मुस्लिम डोमिनेट इलाका है, लेकिन ऑल टुगेदर पश्चिम बंगाल में क्या ये मुद्दा गरमा रहा है? और महुआ मोइत्रा की भी बात जैसे उन्होंने कही कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा पीछे दिखाई दे रहे कृष्णानगर सीट से। दोनों सीटों पर बात कर लेगा, कृष्णानगर बशीरहाट जो सीट है उस पर जैसे हमने पहले भी कहा, सोशल इक्वेशन बीजेपी के फेवर में नहीं है, बीजेपी वहाँ जीत नहीं सकती। ऑफिशियली 53% के आसपास मुस्लिम है वहाँ पे, तो बीजेपी तो जीत नहीं सकती वहाँ पे। लेकिन चूंकि वहाँ वहीं के एक विक्टिम को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, तो वो बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। बाकी और किसी सीटों पे एक उसको
असर डालने के लिए। जहां तक महुआ मोइत्रा की बात है, महुआ मोइत्रा पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी। बीजेपी ने जो सीए अनाउंस किया उसका उन सीटों पर बहुत बड़ा असर है, लगभग 10% 15% के आसपास वहां पे उसका वोट है, जो बीजेपी के लिए इन ब्लॉक वोट कर सकती है, और उसके लिए वो ट्रेंड दिख भी रहा है। इससे पहले भी जब राजमाता को वहाँ पे टिकट अनाउंस नहीं किया था, तब भी वहाँ पे महुआ मोइत्रा पीछे दिख रही थी। इसके बाद जब सीए अनाउंस हुआ, उसके बाद बीजेपी ने अपना कैंडिडेट था, तो इन दोनों चीज़ों से वजह से महुआ मोइत्रा काफ़ी पीछे अभी दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बची हुई है कि वो कम बैक कर सकते हैं। हाँ, कोई इलेक्शन में कुछ ऐसा इशू आ जाए बीच में तो कुछ अलग बात है। मैं आऊंगी विजय जी आपके पास। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार कोलकाता से लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, ममता बनर्जी लड़ने वाली प्रवृत्ति की महिला हैं, बड़ी मजबूत विपक्ष के अगर कुछ नेताओं की बात की जाए उसमें ममता बनर्जी का नाम सबसे पहले आता है। कोरबो लड़बो जीतबो कि नहीं जीतबो? तो ये बात बोला जाए तो ममता बनर्जी तो इस बार काफ़ी दबाव में है, खास करके उत्तर बंगाल को लेके, क्योंकि उत्तर बंगाल में देखा जाए तो मालदा से लेते हुए एकदम कोच बिहार तक ये जो 8 सीटों है, इस 8 सीटों में से 7 सीटें पिछले चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में एक भी सीट में भी तृणमूल कांग्रेस का जीत हासिल नहीं हुआ था। वहाँ पर 7 सीटों में बीजेपी का भारी बहुमत से वहाँ पर बीजेपी जीत गई थी, और एक सीट जैसे कि मालदा दक्षिण के सीट जो है वो उत्तर के जो दक्षिण के जो सीट है वो लेकिन कांग्रेस के पास चली गई थी। तो इसके वजह से ममता बनर्जी अभी जो है पूरा की पूरा प्रचार के एकदम फोकस वो उत्तरी बंगाल पे कर रहे हैं। आज भी वो चालसा में है, उस चालसा में चर्च में कल गई हुई थे, आज फिर चालसा के नया जगह पे जा रहे हैं। वहाँ पर चाय बागानों के जो खेती-बाड़ी जो करते हैं उन लोग से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। यानी कि नॉर्थ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपना दबदबा चाहती है, और तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि वहाँ पर खाता खोल जाए। इसीलिए अभी नॉर्थ बंगाल पर बहुत ज़्यादा फोकस है, जो कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का वोटिंग है। वो तीनों वोट तृणमूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में वहाँ पर खाता ही नहीं खोल पाए उत्तर बंगाल पे तृणमूल कांग्रेस। आखिर दक्षिण बंगाल की मैं बात कर उसके बाद दक्षिण बंगाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर तृणमूल का दबदबा बहुत ज़्यादा है। पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहाँ से 22 सीट लाई थी पूरा दक्षिण बंगाल से। तो इस जगह उनके लिए थोड़ा सी पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं जहां से तृणमूल 22 सीटें लेकर आई थी। इस बार तो सबसे बड़ा सेटबैक तो दक्षिण पश्चिम बंगाल में ही मिल रहा है। 17 सीटों में से बीजेपी 12 पर दिखाई दे रही है कि उसकी जीत संभव है। तृणमूल 5 सीटों पर दिखाई दे रही है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की एक सीट पर हम जरा थोड़ा सा और विश्लेषण करेंगे। पूरा जो ओपिनियन पोल है दक्षिण पश्चिम बंगाल सीट का बताएंगे जनता को, लेकिन उससे पहले विजय जी, ये जो महुआ मोइत्रा की बात की जा रही है कि क्या विक्टिम कार्ड काम आएगा, क्या ममता बनर्जी उतनी ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं? क्योंकि ओंकार हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी भी ये जान रही है उनके लिए मुश्किलें बहुत सारी हैं। जाहिर है मुश्किलें बहुत सारी हैं, और सीए का जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर होता दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल में। दूसरा जो मतुआ समुदाय जिसका फायदा सीए को मिल रहा, सीए की वजह से मिल रहा है, वो 5-6 सीटों पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है, एक बड़ी बात। दूसरा, कृष्णा नगर और बशीरहाट दोनों सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो दोनों सीटों तभी जीत सकती है ममता बनर्जी जब वो दोनों को प्रेस्टीज इशू बना ले। बशीरहाट में तो बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक जो पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न है या माइनॉरिटी वोट सबसे ज़्यादा है, तो बशीरहाट में मुश्किल नहीं होगी। कृष्णा नगर में मुश्किल है, लेकिन अगर महुआ मोइत्रा को वो अपना प्रेस्टीज इशू बना लें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महुआ मोइत्रा को आउट किया पूरे इस सिस्टम से। महुआ मोइत्रा के बारे में तो सर ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा उनके लिए कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। ममता बनर्जी उन्हें बहुत पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं पूरी पार्टी उन्हें बड़ा पसंद करती है। नहीं, पार्टी नहीं पसंद करती, बल्कि उनका तो टिकट कटने वाला भी था। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज जिस स्थिति में आ गए, कई बार स्थितियाँ होती है कि भाई वो एक विक्टिम कार्ड की तरह से हो गई है महुआ मोइत्रा, की बीजेपी ने उनको मेंबरशिप से हटाया, तो वो ममता बनर्जी के लिए भी एक प्रेस्टीज इशू हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी अगर उसे अपना प्रेस्टीज इशू माने तभी महुआ मोइत्रा वहाँ से जीत सकती है। लेकिन एक बात समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को, केवल ममता बनर्जी को छोड़ दीजिए, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितने स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स हैं उनके साथ लड़ाई लड़ने में अपने आप को कमज़ोर पाती है जी। चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नवीन पटनायक हो या अखिलेश यादव हो,
जितने लीडर हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक टफ फाइट में देखती है। इतना आसान नहीं है ममता बनर्जी को इस तरह से आप ये कर देंगे कि नहीं वाइप आउट कर देंगे, वो मुझे नहीं लगता। चलिए, कुछ तो ऐसे राज्य है ना जहां पर हम चर्चा कर सकते हैं कि बीजेपी जो है लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी वहां पर बढ़ भी सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को कमजोर समझना एक वो भूल नहीं, लेकिन ममता बनर्जी कमजोर नहीं है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा कमजोर है। और बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में लड़ाई करती हुई दिखाई भी नहीं देती है। एकमात्र नेता अधीर रंजन चौधरी, फिर आप याद करें उस तस्वीर को जब विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेनिंग हो रही थी, तकरीबन सभी नेताओं ने, नेशनल लेवल के कांग्रेस के लीडर्स ने हथियार डाल दिए थे। अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था केवल अपने कांधों पर लड़ रहे हैं। उन्हीं की सीट बहरामपुर की, फिर हम बात कर लेते हैं दक्षिण पूर्वी बंगाल की। बहरामपुर सीट से कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जीतते आए हैं। वो पिछले 25 साल से वो बहरामपुर के सांसद हैं। उनके पॉलिटिकल करियर का पावर सेंटर बहरामपुर है। अपने इलाके के दबंग नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी जाने जाते हैं और इसलिए मोदी और दीदी की आंधी में भी वो अपनी सीट जीत पाने में कामयाब दिखाई देते आए हैं। और इस बार भी तस्वीर यही बता रही है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं, तृणमूल के यूसुफ पठान यहां से पीछे दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक अधीर रंजन चौधरी की हम बात कर रहे हैं, वो आगे दिखाई दे रहा है। वो कितने मार्जिन से आगे होते हैं या नहीं, वो आगे की बात है। लेकिन फिर एक बार अधीर रंजन चौधरी के बारे में बात कर ले। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने वो तमाम टर्फ लूज करती जा रही है, जहां पर उनके पास ऑप्शंस थे, कभी ऑप्शन थे, अब वो खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शंस, मैंने जैसा कि पहले लगातार बोलती आ रही हूँ कि नॉर्थ में कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट डिफीट एक्सेप्ट कर चुकी है। वो अब कोई ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती कि वो ऐसे एरियाज़ में जाए जहाँ पे उनका सफाया हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लगभग वो नॉर्थ को भूल चुके हैं और वो साउथ की तरफ तभी बढ़े हैं। अपनी जो उनकी ट्रेडिशनल सीट्स थी, वो रायबरेली हो, अमेठी हो, वो छोड़ के जो उनकी पोजीशनिंग है वो यही दर्शाता है। कॉमन वोटर जो कांग्रेस का और ट्रेडिशनल वोटर था, उसके मन में भी ये आ रहा है कि कांग्रेस नॉर्थ को छोड़ चुकी है और वो साउथ की तरफ रुख कर चुकी है। तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने जो कांग्रेस का वोट लिया, वो ऑटोमेटिकली ये जो ग्राउंड था वेस्ट बंगाल का, जो लेफ्ट के पास कभी था, और टीएमसी निकली ही कांग्रेस से, और जो भी कांग्रेस का वोट था वो आज टीएमसी के पास है। और ममता बनर्जी का कोई भी ऑल्टरनेटिव बंगाली वोटर जो है वो नहीं देखता है एज फार एज असेंबली की बात है। लेकिन बीजेपी मुझे लगता है बहुत स्ट्रेटेजिकली उन एरियाज में जहाँ पे कांग्रेस छोड़ चुकी है और रीजनल पार्टी जैसी टीएमसी पावर में है, वहाँ अपनी एक पकड़ बना रही है धीरे धीरे। बेशक सीट्स उतनी शायद उसका इतना इंक्रीज नहीं भी हो अगर बीजेपी का वेस्ट बंगाल में, लेकिन वोट शेयर डेफिनेटली इंक्रीज होगा। और वो वोट शेयर अगेन मैं कहूँगी कि वो कांग्रेस का भी उसमें वोट शेयर बीजेपी को फायदा है, और टीएमसी को तो ऑलरेडी जो कांग्रेस की आप बात कर रही है वो वोट शेयर जो कांग्रेस का कभी था वो टीएमसी के पास है, लेकिन वो कांग्रेस का वोट शेयर बट गया है आज की डेट में बीजेपी और टीएमसी के बीच में वेस्ट बंगाल। 400 पार का नारा कैसे चरितार्थ होगा, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 के बाद यानी कि 18 सीटों के बाद अपने वोट शेयर को इन सीटों को कितना और बढ़ा पाएगी, हम इस पर कर रहे हैं चर्चा। दक्षिण पश्चिम बंगाल की सिर्फ 17 सीटों पर एक बार हम बात कर लेते हैं। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले ओंकार हमारे सहयोगी ये कह रहे थे कि दक्षिण पश्चिम बंगाल में बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बीजेपी 12 सीटें लेकर आ रही है, तृणमूल के पास 5 सीटें, कांग्रेस यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। लेफ्ट का भी खाता यहाँ पर इस इलाके में खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। अब दक्षिण पश्चिम बंगाल की तुमलुक सीट की एक बार पहले बात कर लेते हैं। तुमलुक सीट जहाँ से बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय चुनावी मैदान में हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। तुमलुक साथ ही की बगल वाली सीट है तुमलुक, जहां से तृणमूल के देबांशु भट्टाचार्य चुनाव लड़ रहे हैं।
वो इस वक्त पीछे दिखाई दे रहे हैं। तुमलुक की ये सीट बीजेपी को जा सकती है। एक और वीआईपी सीट कांथी की बात कर लें, इसी के बगल वाली सीट कांथी, जहां से बीजेपी के सुमेंदु अधिकारी परिवार के जाने पहचाने नाम है ये। सुमेंदु अधिकारी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और तृणमूल के उत्तम बारिक यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सुमेंदु अधिकारी यहां से जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिशिर अधिकारी की ये सीट है और अधिकारी फैमिली की यहाँ पर तूती बोलती है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा। बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर बीजेपी के लिए नहीं थी और ये सीट वो बड़ी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के जंगल महल इलाके में अधिकारी परिवार का दबदबा कहा जाता है। हम पहले इस तरह इन 2 सीटों की बात करें और फिर दक्षिण पश्चिम बंगाल की पूरी 17 सीटों पर हम बात करेंगे। पहले विजय जी, तुमलुक और कांथी सीट, यहाँ पर बीजेपी को चैलेंज नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक तो पहले मैं बधाई दे दूं भावेश जी की तरफ से एनडीए को कि उन्होंने जो कम से कम मेजॉरिटी फिगर है वो तो पार कर दिया। अभी 400 पार पर तो बाद में आएंगे, लेकिन ये बात हो गई कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है। भावेश जी का जो ओपिनियन पोल है वो कह रहा है और अभी 543 में से 125 सीटें कहेंगे ये मेरा ओपिनियन पोल नहीं है, ये जनता का ओपिनियन पोल है। वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको उन्होंने एनालाइज किया तो वो एनडीए को बधाई वाली बात हो गई है। अब 2 चीज़ है, एक तो अधिकारी ब्रदर्स का आपने जिक्र किया, तो अधिकारी ब्रदर्स की कितनी तूती बोलती है, कितना पावरफुल है, ये आपने विधानसभा में देख लिया कि जब ममता बनर्जी को वहां पर हरा दिया गया, मतलब वेस्ट बंगाल की उस लीडर को जिस पर के भरोसे पूरा वेस्ट बंगाल या तृणमूल कांग्रेस चल रही हो, वहाँ शुभेंदु अधिकारी ने उनको हटा दिया। तो इससे ये अंदाजा हो सकता है कि वो अधिकारी ब्रदर्स का, शिशिर अधिकारी उनके फादर हैं, शुभेंदु जब अभी जो कर रहे हैं वो उनके भाई हैं, इसलिए उस सीट पर कोई बहुत मुश्किल मुझे नहीं लगती। तुम लोग सीट पर अभिजीत साहब को दिया है, जो हाईकोर्ट के जज थे, वो रिटायर होकर तुरंत उनका जो है हृदय जागा और वो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके वहाँ पर आ गए हैं। मुझे है लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत सकती है, लेकिन अभिजीत जी की वजह से जीतेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। अभिजीत जी को ये मौका दिया गया है, लेकिन इस पर बार बार सवाल उठता रहा है कि क्या जो जुडिशरी में जो लोग हैं उन्हें एक कोई कूलिंग ऑफ पीरियड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि कल तक आप हाई कोर्ट के जज के तौर पर सीट पर बैठे हुए हैं और अगले दिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक बड़ी अलग तरीके की डिबेट है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि कोई कानून में किसी तरह की रोक अभी तक नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि और फिर ये भी चेक किया जाना चाहिए कि उनके फैसलों का जो पूरा हिस्ट्री है वो किस तरह से जाती है, नहीं जाती है। लेकिन एक डिबेट शुरू होनी चाहिए कि हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, जो जजेज हैं, उनको पॉलिटिकल पारी शुरू करने से पहले क्या कोई कूलिंग ऑफ पीरियड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स भी ऐसा ही कर रहे हैं कि वो एक दिन तक सरकार में रहते हैं, डीएम एसपी होते हैं, डीजी होते हैं और अगले दिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो इस पर मुझे लगता है कि जब अगली सरकार बने तो उसको जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म है उस पर बात करनी चाहिए। इलेक्टोरल रिफॉर्म पर हम बात करेंगे। एक बार हुगली और मेदिनीपुर सीट, इन 2 की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी हुगली सीट पर आगे चल रही हैं। लॉकेट चटर्जी जो कि बड़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती हैं, और जब हम महिला नेतृत्व की बात करते हैं तो बीजेपी के जो फीमेल फेसेस इन वेस्ट बंगाल की हम बात करते हैं तो उसमें से एक लॉकेट चटर्जी का भी वही लड़ाई लड़ रही थी। बिल्कुल, और बड़ी प्रॉमिसिंग फेस है ये बीजेपी की लॉकेट चटर्जी, वो हुगली सीट से आगे दिखाई दे रही हैं। मेदिनीपुर सीट की भी बात कर लेते हैं, जहां से बीजेपी के अग्निमित्रा पॉल और साथ ही तृणमूल के जून मालिया के बीच में ये कॉन्टेस्ट है। मेदिनीपुर चूंकि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की सीट है, यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। इन 2 सीटों पर भावेश, हुगली सीट और मेदिनीपुर सीट। देखिए, जो हुगली सीट है, पिछली बार जो लॉकेट चटर्जी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव भी उनको लड़ाया गया था और वो हार गई थी। उसके बाद उनको मिनिस्टर भी बनाया गया था। लेकिन फिलहाल वो इस सीटों पे आप देखेंगे, क्योंकि वो कोलकाता से सटी हुई सीटें हैं, तो उस पर उसका प्रभाव है। दूसरे जो सीए अनाउंस किया उस पर भी उसका कुछ प्रभाव जो रह जाता है। दूसरे पिछले 2-3 साल में जब से विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी है, तो बीजेपी वहाँ पे कोलकाता में जो एक वर्ग होता है, जो भद्र लोग जो कहते हैं, उस पर भी उसका कुछ प्रभाव है, जिसको अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, जिसका कुछ असर दिख रहा है। दूसरी बात, जो एक मेदिनीपुर सीट की कर, ये जो शुभेंदु अधिकारी फैमिली है उनके क्षेत्र में ये सीट आता है। पिछली बार शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में थे, तब भी दिलीप घोष वहाँ से चुनाव जीत गए थे। इस बार
क्योंकि शुभेंदु अधिकारी खुद बीजेपी में है, तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए दिलीप घोष को वहां से हटा के थोड़ी सी मुश्किल सीट जो बर्धमान दुर्गापुर सीट दिया गया, जहां पे बीजेपी के लिए चैलेंजिंग ये था क्योंकि बीजेपी वो सीट पर्टिकुलरली बहुत कम मार्जिन से जीती थी। एस अहलुवालिया बीजेपी की तरफ से जीते थे, इसलिए बीजेपी को वहां से दिलीप घोष को वहां से लहराया गया। अहलुवालिया को भी पिछली बार शिफ्ट किया गया था, वो पहले उससे पहले दार्जिलिंग सीट से जीते थे, फिर उनको वर्धमान, इस बार तो टिकट दिया नहीं है शायद। अच्छा, एक तरफ विजय जी और आरती जी, आपका शायद ध्यान गया नहीं या गया है तो, लेकिन मैं फिर भी अपने दर्शकों के लिए बता दूं, हम पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर बात करें और जिन 2 क्षेत्रों की अभी तक हमने चर्चा की है उसमें दक्षिण पश्चिम बंगाल की बात हमने की जिसकी 17 सीट है, और नॉर्थ बंगाल की हमने बात की जहां से 8 सीटें आती है। बीजेपी दक्षिण पश्चिम बंगाल से जहां 12 सीटें लेकर आ रही है, नॉर्थ बंगाल से बीजेपी जहां 6 सीटें लेकर आ रही है, तो जो अपने पिछली बार यानी कि 2019 के परफॉर्मेंस को तो वो अचीव कर चुकी है, 12 + 6 18 पर तो वो आ चुकी है, और अभी कुछ और रीजन्स बाकी हैं। इसका मतलब ये है कि बीजेपी यहाँ पर गेन की स्थिति में दिखाई दे रही है। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे रहा है। हमारे संवाददाता ओंकार सरकार लगातार जुड़े हुए हैं कोलकाता से। ओंकार, अभी दक्षिण पश्चिम बंगाल और नॉर्थ बंगाल की हमने बात की है, 18 सीटें तो इन्हीं 2 क्षेत्रों से बीजेपी लेकर आ रही है। जी जी जरूर, 18 सीट तो पिछली बार चुनाव में भी आ गया था 2019 का चुनाव में। कुछ देर पहले आप लोग जो बात कर रहे थे कि काथी लोकसभा के बारे में, तो काथी लोकसभा में जो देखा जाता है कि अधिकारी परिवार का जो गढ़ माना जाता है, वहाँ से जो काथी का सीट था पिछले चुनाव में देखा जाए तो जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल थे वहाँ पर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जब से बीजेपी में शामिल हो गए हैं तब से देखा जा रहा है कि एकदम काथी जो लोकसभा है वो वहाँ पर लेकिन बीजेपी के जय एकदम निश्चित रूप से देखा जा रहा है। इसके बाद उसके एकदम बगल वाली सीट यानी कि तमलुक, उस आसन में भी अधिकारी परिवार का बहुत ज़्यादा दबदबा है और उसी पे वहाँ पर भी वोटिंग होती है एकदम अधिकारी परिवार यानी कि पश्चिम बंगाल के जो विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी, उनके और उनके परिवार के जो जहाँ पर रहते हैं वोटर भी वहीं पर रहते हैं। तो इस हिसाब से माना जाए तो ये दोनों सीट तो बीजेपी को जा रही है, ये एकदम से क्लियर कट हो चुकी है। और इसके बाद साथ साथ हम लोग और थोड़ा और साउथ में बात करें यानी कि देखा जाए कि दुर्गापुर वर्धमान जो है, जिसमें पिछले चुनाव में देखा गया था कि एस अहलुवालिया उन्होंने जय हासिल की थी, लेकिन उसका मार्जिन थोड़ा कम था। लेकिन इस साल जैसे कि देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जो प्राक्तन सभापति है दिलीप घोष, उनको यहाँ पर कैंडिडेट किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो माना यह जाता है कि दिलीप घोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, उसका जो एकदम नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा एकदम संगठन को लेके वो काम करते हैं। तो वर्धमान दुर्गापुर की जो सीट है वो मदनीपुर से भले ही बात आते हैं, लेकिन आप देखिए जब वर्धमान दुर्गापुर सीट की बात कर रहे हैं, मैं इससे पहले कि ग्रेटर कोलकाता की 5 सीट बताऊं उनका, आज जो लगातार यहाँ से जो हम दिल्ली से बैठकर पश्चिम बंगाल की चर्चा सुनते हैं उसमें कहते हैं अपने वर्सेस बाहरी, यानी कि पश्चिम बंगाल के कैंडिडेट वर्सेस बाहरी की बात होती है। फिर चाहे हम कीर्ति आजाद की बात करें जिसमें आप वर्धमान दुर्गापुर सीट की बात करें, या फिर आप इरफान पठान की बात करें जो गुजरात से आते हैं लेकिन वो अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, या आप शत्रुघ्न सिन्हा की बात करें, ये तीनों ही कैंडिडेट तो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर ओंकार। जी देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में देखा जाए तो ममता बनर्जी के स्लोगन थी कि बांग्ला निजेर में के चाहिए, यानी बंगाल अपने लड़की को ही चाहती है। ये स्लोगन को सामने रखते हुए बड़ी जीत हासिल की थी ममता की तृणमूल कांग्रेस। इस बार भी चुनाव में देखा जा रहा है कि इसी पॉलिटिक्स को ममता बनर्जी काम में लगा रहे हैं और जितने भी सारे पोस्टर वगैरह किया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वहीं पर भी एक ही बात बोला जा रहा है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है। तो इस जगह से लेकर कीर्ति आजाद से हो या फिर यूसुफ पठान हो
ये सभी तो बाहरी के हैं। ये लेके भी कई सारी प्रश्न अभी उठ रहा है, कई सारी बातें भी चल रही है। लेकिन आखिर ये सबको मिलाकर जब बात की जाए तो 2021 में जो विधानसभा के निर्वाचन थे उसमें बांग्ला निजर में के चाहे, यानी कि बंगाल अपने लड़की को ही चाहती है, ये पॉलिटिक्स लेकिन कामयाब हुई थी ममता बनर्जी ने। जो पीके के सहायता से किया गया था, ये भी विरोधी का मंतव्य थे। लेकिन इस बार चुनाव में भी एक ही पॉलिटिक्स ममता बनर्जी इस बार ये पॉलिटिक्स कार्ड के हिसाब से खेल रही है। तो इसमें कितना विजय हासिल होता है तृणमूल कांग्रेस को, ये भी देखने के बहुत ज्यादा आप जल्दी से हम जरा ग्रेटर कोलकाता की भी बात कर लेते हैं। ग्रेटर कोलकाता की 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। आप देखें तृणमूल के पास 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी तीनों शून्य पर सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ से कोई फायदा बीजेपी को, ना लेफ्ट को, ना कांग्रेस को दिखाई दे रहा है। जादवपुर सीट की यहाँ पर बात कर लें, चाहे कोलकाता दक्षिण की बात कर लें, हावड़ा सीट की बात कर लें, बीजेपी यहाँ पर गेन नहीं कर रही है। ग्रेटर कोलकाता की 5 सीट पर आप देखें, इन 42 सीटों का जरा आंकड़ा अब आपके सामने रख दें। 42 सीटों का आंकड़ा, बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हुए दिखाई दे रही है। 22 सीटें बीजेपी के पास, तृणमूल के पास 19 सीटें, कांग्रेस के पास केवल 1 सीट, वो भी जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है वो उनके पास। लेफ्ट का सुपड़ा साफ। 2024 का ये ओपिनियन पोल अगर सही साबित होता है तो 2019 के नतीजों को जरा उल्टा कर दें। 2019 के नतीजे में ठीक यही आंकड़ा 22 पर टीएमसी दिखाई दे रही थी, बीजेपी 18 पर दिखाई दे रही थी, कांग्रेस पार्टी के पास सीट थी। लेकिन अब अगर यही ओपिनियन नतीजों में भी दिखाई देता है, अगर इसी पैटर्न पर वोटिंग भी होती है तो बीजेपी के लिए बहुत बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है। बीजेपी तृणमूल से अपर एज में दिखाई दे रही है। सबसे पहले आरती जी, 22 सीट बीजेपी के पास। देखिए बीजेपी को पलट गया है। बीजेपी को बिल्कुल फायदा हो रहा है और मुझे लगता है उसका कारण 2 कारण होंगे। एक तो CAA का जो इफेक्ट है वो नज़र आएगा, और दूसरा जो मुझे लग रहा है संदेश खाली में जो वुमेन्स वाला इशू है उसका भी इफेक्ट दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि तृणमूल के पास 19 सीटें हैं। इसका मतलब कि ममता बनर्जी की जो कॉन्फिडेंस थी कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं गई, उन्होंने कुछ भी कांग्रेस को कहीं जगह नहीं दी, वो ये दर्शाता है कि तृणमूल की जो पकड़ है वेस्ट बंगाल में सिर्फ रीजनल लेवल पे नहीं है, वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी ममता बनर्जी का जो एक एम्बिशन भी है, एक एस्पिरेशन भी है कि वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट देखती है। तो उस का जो नंबर तृणमूल 19 सीटें लेकर आएगा, मुझे नहीं लगता है कि वो छोटा नंबर है। वो ये दिखाता है कि ममता बनर्जी एक स्ट्रांग लीडर है और वो अपना ग्राउंड बना के बैठी है। वो लेकिन पहले विजय जी, पहले अपना घर वो संभाल ले, फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ देखें। घर अगर यही नतीजे आते हैं, इसी ओपिनियन पोल के ट्रेंड की तरफ ही आगे जाते हैं, तब तो घर डगमगा रहा है, उनकी जमीन हिल रही है, डगमगा रहा है। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लोकसभा में बीजेपी का चुनाव समझता हूँ। बीजेपी को अपने को वहां पर बेटर परफॉर्म करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उस फिगर पर पहुंचना है। ममता बनर्जी की 2 सीटें कम भी होंगी, 2 सीटें ज़्यादा भी होंगी। दिल्ली में अभी बहुत दूर है, दिल्ली कोलकाता से दिल्ली की दूरी जो है ना अभी बहुत दूर है, तो ममता बनर्जी के लिए वो जगह अभी बनती नहीं दिख रही। लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव है और बीजेपी उसको ताकत से लड़ रही है, जिसका नतीजा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने बेटर परफॉर्म कर रही है। इसमें 1-2 सीटें कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सर, लेकिन क्या इस वक्त ममता बनर्जी सोच भी रही होंगी दिल्ली के लिए? कोई एस्पिरेशन उनकी होगी भी? मुझे नहीं लगता कि कोई है, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर बनी रहे। और ये जो नतीजा है, ऐसा गठबंधन है जो पश्चिम बंगाल में तो वैसे ही फेल है। नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन के जो भी और लीडर्स हैं, तो वहां पर उनकी एक जगह सम्माननीय बनी रहेगी। कभी सभा वगैरह हो तो ठीक से बैठने की जगह मिले और भाषण दिया जा सके, उसके लायक लग रहा है। इंडिया गठबंधन को अभी दिल्ली जाने की कोई न तो जल्दी लग रही है मुझे दिख रहा है, और न कोई संभावना दिख रही है। बस एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, कि टैली पर फिर से मेरी नज़र जा रही है कि आपने 284 पर एनडीए को पहुंचा दिया है। अब 125 सीटें बची है भावेश जी की, और 125 में से 116 सीटें लानी है एनडीए को। ऐसा होता है तो बड़ा सरप्राइज होगा। उत्तर प्रदेश बाकी है। 125 में से 125 में से 116 सीटें, अच्छा सरप्राइज होगा भावेश जी।
विजय जी के सरप्राइज में जल्दी तान कर बिल्कुल 7 बजे तक बता दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंगाल की बात कीजिए, देखिए हम पूरे रीजन में देखिए, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी पहले भी मजबूत थी, अपना गढ़ बचा रही है। उसके बाद बीजेपी के लिए जहाँ पे 2019 में प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से जो अधिकारी फैमिली जब बीजेपी के साथ जुड़े तो बीजेपी उस पूरे रीजन में देखिए पर्टिकुलर 6-7 ऐसी सीटें जिस पे बीजेपी तृणमूल से छीन रही है। बीजेपी के लिए भी कुछ दिक्कत जरूर हुई है, उन्होंने कुछ सीटों पे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ किया, जैसे बैरकपुर में उन्होंने अर्जुन सिंह को दिया। बीजेपी के लिए वो सीट जीत सकती थी यदि किसी और को टिकट दिया जाता था। दमदम की सीट पे भी बीजेपी के लिए मोमेंटम बन रहा था, लेकिन फिर उन्होंने किसी ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिनका बहुत ज़्यादा आधार है नहीं, वहाँ पर सिल्वर दत्ता को दे दिया, तो वो सीटें बीजेपी लूज़ कर रही है। जो कि पहले जब हमने ओपिनियन पोल किया था तो वो दोनों सीटें बीजेपी के लिए दिख रहा था कि जीत रही है। लेकिन इसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। टीएमसी ने भी जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे हमारे संवाददाता कह रहे थे ओमकार कि टीएमसी की तरफ से भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुई है, जिसमें उनका जो बहुत बड़ा एक कैंपेन होता था आउटसाइडर वर्सेस बंगाली, उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जो अपने लिए नुकसानदायक कर दिया कि बहुत 3-4 ऐसे बाहरी कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसका उनका स्लोगन फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को रिपीट किया जो फिल्म स्टार हैं, उसके बाद उनका बहुत ज़्यादा जनाधार नहीं है। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों को देखे तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल में। उसमें बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्कआउट किया, 2-3 सीटों को छोड़ दे, इसलिए बीजेपी के लिए बेहतर परफॉर्मेंस। देखिए, इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश और बिहार का भी ओपिनियन पोल आपको बताएं, सर एक बार पूरी टैली आप देखें। जो ऊपर आप टैली देख पा रहे हैं, 543 में से 423 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। 284 सीटें एनडीए के पास। कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखिए केवल 90 भी नहीं पहुंच पाई। आप देखिए हमने 423 सीटें बता दी है, 90 के आंकड़े तक भी इंडिया अलायंस नहीं पहुंच पाया है। अन्य 50 पर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 सीटों का ओपिनियन पोल ये कहता है पश्चिम बंगाल में लेफ्ट का खाता खुलना भी मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट पर सिमट रही है। बात अगर बीजेपी की जाए 22 सीटें लेकर आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है और टीएमसी की बात करें 19 सीटों पर टीएमसी सिमट रही है।